आज का हमारा सेशन रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर टैक्स प्लानिंग को लेकर. सो determination of total income of a company depends upon its residential status during the relevant previous year. The residential status of the company is determined either on the basis of its incorporation, that is on the basis of its registration. Second is on the basis of the control and management of its affairs. So देखो कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है. अब किस कंपनी को टैक्स देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे कि वो कहाँ के रेजिडेंट का है. तो उसको भी हमने कैटेगराइज किया है कि रेजिडेंशियल है या नहीं है. ये कैसे पता लगेगा कि उसकी इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुई है और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स कहाँ पे है. सो रेजिडेंशियल के बेसिस मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज रेजिडेंट कंपनीज, सेकेंड इज नॉन रेजिडेंट कंपनीज. तो रेजिडेंट कंपनीज को हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के अंदर. सो अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर की ही हम बात करते हैं ना इनकम टैक्स एक्ट में. सो प्रीवियस ईयर में वो कंपनी रेजिडेंट होगी अगर वो इंडियन कंपनी होगी. अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑफ कोर्स वो इंडिया के लिए तो रेजिडेंट कंपनी हुई. देन सेकेंड इज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कि अगर उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर है वो होली इंडिया में ही सिचुएटेड था. बेसिकली कि आप इंडियन कंपनी भी है, उस प्रीवियस ईयर में आपका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स है वो भी इंडिया में ही है, तो रेजिडेंट कंपनी वो इंडिया की मानी जाएगी. तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि an Indian company is always a resident company for income tax purposes even if the control and management of its affair is situated outside India. कि अगर इंडियन कंपनी है तो वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट मानी जाएगी, इंडियन कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी, बेशक उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स वो बेशक आउटसाइड है, बट वो इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही मानी जाएगी. देन सेकेंड इज नॉन इंडियन कंपनी कि वो कंपनी इंडिया की नहीं है, मतलब कि वो फॉरेन कंपनी हो गई. फॉरेन कंपनी है लेकिन हम उसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे अगर उस प्रीवियस ईयर में उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो होली सिचुएटेड इन इंडिया है. ऑलराइट. देन नेक्स्ट इज, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि उसका मतलब जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है वो इंडिया में है. तो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में हम क्या मतलब मीनिंग क्या है इसका. सो फॉर दिस पर्पस एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि जहाँ उस प्लेस पे जहाँ पे जो की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन है जो कि एक ज़रूरी है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, वो सारे के सारे जहाँ पर लिए जा रहे हैं ना वो हो जाता है उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. अब कौन कौन से डिसीजन जैसे कि अब जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है ना वो डिटरमाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे. फर्स्ट है जैसे कि द प्लेस वेयर बोर्ड मीटिंग्स आर यूजुअली हेल्ड, मतलब ज़्यादातर जहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड हो रही हैं वही आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा. या फिर जहाँ पे सीईओ एंड जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अपने डे टू डे ऑपरेशन यूजुअली कैरी कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे हेडक्वार्टर कंपनी का लोकेटेड है, या फिर जो वेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट, जहाँ पर ज़्यादा मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं कंपनी के वो जहाँ पर रखे जा रहे हैं. तो ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट किसे मानेंगे. सो ये जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की गाइडलाइंस हैं ये सर्टेन फॉरेन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं. ठीक है जी. किन पे एप्लीकेबल नहीं होती है? जिनकी ग्रोस रिसिप्ट जो है वो 50 करोड़ है या फिर उससे लेस है किसी भी फाइनेंशियल ईयर मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में. तो वहाँ पे हम पीओईएम की जो गाइडलाइंस है वो नहीं मानेंगे जहाँ पे फॉरेन कंपनी की जो इनकम है वो 50 करोड़ है या फिर 50 करोड़ से कम है ग्रोस रिसिप्ट. तो अब हम इसको थोड़ा टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं फटाफट कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, तो ये कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी. रेजिडेंट होगी सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में एंड नॉन रेजिडेंट होगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में. तो रेजिडेंट होगी अगर वो इंडियन कंपनी है, ठीक है जी. सेकेंड, नॉन इंडियन कंपनी है बेशक बट उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट तो इंडिया में है और 50 करोड़ से ज़्यादा की उसकी टर्नओवर है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी इंडिया की. देन नॉन रेजिडेंट जो कि हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में पढ़ रहे हैं,
कि नॉन रेजिडेंट है, मतलब कि वो फॉरेन कंपनी है और उसकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ है और उससे कम की है, तब वो नॉन रेजिडेंट है। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉरेन कंपनी का वो भी इंडिया में नहीं है, तब भी वो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो अ कंपनी शैल बी नॉन रेजिडेंट होगी इफ इट इज़ नॉट रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स दैट नॉन इंडियन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होगी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। देन नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि रेजिडेंट कंपनी वो बन गई है तो उसकी हमें टोटल इनकम भी निकालनी पड़ेगी ना। तो टोटल इनकम डिपेंड करती है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे, बिकॉज जो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगी कंपनी फॉर एनी प्रीवियस ईयर वो लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए अपनी ग्लोबल इनकम पे। हाउएवर जो नॉन रेजिडेंट कंपनी होगी वो लायबल होगी सिर्फ उस इनकम पे जो कि उसे मतलब जो इंडियन इनकम होगी, मतलब इंडिया से अगर उसे कोई इनकम हो रही है नॉन रेजिडेंट कंपनी को, तभी वो उस पर लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए। रेजिडेंट के लिए अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट शैल इंक्लूड। तो रेजिडेंट में टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी, वो इनकम जो उसने रिसीव करी है इंडिया में, ठीक है, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर वो इनकम जो एक्रूज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कि इंडिया से ही उसे मिलने वाली है या मिलेगी, एक्रूड है, ठीक है जी, वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर होगी वो इंक्लूड होगी। वो इनकम जो उसने इंडिया से आउटसाइड रिसीव करी है बट वो है इंडियन कंपनी, वो रेजिडेंट है इंडिया की, तब भी वो लायबल है, मतलब उस इनकम के लिए जो कि उसने आउटसाइड इंडिया रिसीव करी है। देन नॉन रेजिडेंट को हम पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में। द टोटल इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट शैल इंक्लूड। नॉन रेजिडेंट में हम किस इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं, इंडिया, मतलब इंडिया में वो टैक्स किस इनकम पे देगी, जो इनकम उसने इंडिया में रिसीव करी है या फिर मतलब उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और जो उसे रिसीव होने वाली है आउटसाइड इंडिया, इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स। सॉरी ये पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तभी मैं रुक गई थी। एनी इनकम विच एक्रूज एंड इज रिसीव्ड, यहाँ पे इन इंडिया आएगा कि इंडिया में अगर कोई इनकम उसे रिसीव हुई है या होने वाली है, उसके लिए नॉन रेजिडेंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन रेफर्स टू टैक्सेशन ऑफ कंपनीज as defined under Income Tax Act 1961 and is a major source of revenue to the government. Under Income Tax Act 1961, company is liable to pay tax on its income at a flat rate pay just as partnership firm without any basic exemption limit as applicable to an individual or HUF. Corporate tax planning क्या होती है? टैक्स प्लानिंग जो भी सिंपल एक टैक्स प्लानिंग होती है वही अगर टैक्स प्लानिंग कॉर्पोरेट सेक्टर करता है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो जाती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या करती है, वो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने मतलब जो कंपनीज है, जो कॉर्पोरेशंस है, अपने कैश फ्लोज को इंक्रीज कर सकते हैं। कैश फ्लो इंक्रीज कब होगा, जब जो टैक्सेस हैं वो कम से कम होंगे। इट इज़ सो बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स रिप्रेजेंट करता है, और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वही हमारी ज़्यादातर ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट होता है। सो इम्प्लीकेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग हम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करेंगे ना तो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी होगी। कैसे होगी रिडक्शन, बिकॉज अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो आप क्लेम करते हो वेरियस एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स और रिलीफ्स, ठीक है, जो कि आपको अवेलेबल होती है। तो अगर आप ये एग्जाम्पशन, डिडक्शन ये सब चीज़ें ले रहे हो ना तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम पड़ेगी, ठीक है। देन मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। तो लिटिगेशन कम होती है अगर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या मतलब कैसी लिटिगेशन होती है। तो टैक्सेशन लॉ ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, क्यों, क्योंकि इससे लिटिगेशंस क्रिएट होती हैं। टैक्स लिटिगेशंस क्यों होती हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है टैक्स पेयर का एंड टैक्स ऑफिशियल्स का। बिकॉज जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका टैक्स रेवेन्यू हो, और जो टैक्स पेयर होता है वो क्या ट्राई करता है कि उसे कम से कम टैक्स देना पड़े, ठीक है जी। अगर जो टैक्स ऑफिशियल्स जो टैक्स लॉज है उसको ऐसे इंटरप्रेट करता है जिससे टैक्स पेयर का बर्डन इंक्रीज हो जाता है टैक्स का, तो इससे क्या होगा,
जो एग्रीव्ड असेसी होगा, एग्रीव्ड टैक्स पेयर होगा, तो वो तो फिर अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, ठीक है जी। वैसे ही सिमिलरली अगर जो टैक्स पेयर है वो टैक्स लॉज को ऐसे इंटरप्रेट करे जिससे उसका टैक्स बर्डन कम हो, तो टैक्स ऑफिशियल्स के लिए क्या होगा, टैक्स ऑफिशियल्स उस पर उसको नोटिस देंगे, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे लिटिगेशंस हो जाते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करते हो ना, तो सब कुछ आप प्लान करके चल रहे हो, आप अपने टैक्स को कम करने के लिए वही यूज़ कर रहे हो जो कि मतलब लीगल है, लीगल विद इन द लीगल लिमिट रहकर आप अपने टैक्स को कम कर रहे हो, आप एग्जम्पशंस डिडक्शंस ले रहे हो, तो इससे मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन होती है। देन अनदर इज हेल्दी ग्रोथ ऑफ नेशन। अब एक नेशन की हेल्दी ग्रोथ कैसे होती है अगर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग होती है? चलिए देखते हैं कैसे कैसे होती है। हमें पता है कि जो टैक्स रेवेन्यू है ना, जो टैक्स से रेवेन्यू इकट्ठा होता है वही ज़्यादातर मतलब वो पार्ट होता है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाती है हमें डिडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एक टैक्स पेयर को डिडक्शन एग्जम्पशंस प्रोवाइड करती है। तो हम देखा जाए इस मतलब अगर वो डिडक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एग्जम्पशंस दे रही है, इससे तो टैक्स जो है वो कम होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट हमें एग्जम्पशंस डिडक्शंस दे रही हैं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी सोच समझ कर ही दे रही है, डेलिबरेटली इतना सोच समझ कर वो एग्जम्पशन डिडक्शंस देती है, बिकॉज जो एग्जम्पशंस डिडक्शंस देती है ना वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स पे देती है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तब आपको डिडक्शन एग्जम्पशंस मिल रही है, तब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे कहाँ पे? जो गवर्नमेंट्स की स्कीम है, अगर आप गवर्नमेंट्स की स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तब आपको डिडक्शंस एग्जम्पशंस मिलेंगी, तब आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करें मतलब कि इनडायरेक्टली वो पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है, जो आप टैक्स ना देकर बचा रहे हो डिडक्शन एग्जम्पशंस लेने के लिए, जो आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो गवर्नमेंट के ही तो खाते में जा रहे हैं। ये सुना होगा ना कि खीर अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट सोच समझ कर हमें एग्जम्पशंस और डिडक्शंस देती हैं। देन हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प होती है? वैसे ही होती है जैसे कि डिडक्शन एग्जाम्पशंस देने के लिए गवर्नमेंट को स्कीम चलाती है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो तो आपको रिडक्शन एग्जाम्पशंस मिलेंगी। जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स वहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन तो हो ही रही है, इन रिटर्न तो हमें कुछ मिल ही रहा है। जैसे कि ATC में हमें डिडक्शंस मिलती है अगर हम NSCs में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है गवर्नमेंट के पास वो पैसा चल जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है उसको उस मनी को यूटिलाइज करती है आगे इन्वेस्ट कर जिससे कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। देन अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल तो हमें चाहिए ही फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो है वो लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस भी माना जाता है। तो अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, हमारा मतलब जो कैश आउटफ्लोज वो कम हो जाता है, कैश आउटफ्लो कम हुआ है मतलब कैश इनफ्लोज हमारे पास ज़्यादा पड़ा है, तो हम उससे अपनी वर्किंग कैपिटल उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ जी, अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी कम होगी तो जो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को अमंग दी इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर एज वे ऑफ डिविडेंड जो हम देंगे वो ज़्यादा अवेलेबल होगा। देन अनेबल्स टू फेस कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल्स। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हमें हेल्प करती है कंपटीशन को फेस करने के लिए, जो कि हमें मल्टीनेशनल कंपनी कंपटीशन देती है। कैसे? सेविंग इन कॉस्ट अफेक्टेड बाय टैक्स प्लानिंग अनेबल दिस कॉर्पोरेट हाउसेज टू लोअर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिकॉज टैक्स लायबिलिटी कम पड़ रही है ना तो कॉस्ट सेव हो रही है, इसका मतलब तो लोअर प्राइस पे आप गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, तो आप एक तरह से कंपटीशन दे रहे हो मल्टीनेशनल्स को। देन मैक्सिमाइजिंग मार्केट वैल्यूएशन, मतलब ये देखा गया कि जो भी टैक्स एफिशिएंट कंपनीज होती है, टैक्स मतलब जो अपना दे रही हैं अच्छे से, वो सक्सेसफुल मानी जाती हैं इन इंक्रीजिंग देयर मार्केट वैल्यूएशन। Then there are other benefits also. Apart from these benefits, there are some derived benefits also such as boost to capital market को boost मिलता है, cost effectiveness हो जाती है and employment generation etc. So that's all. ठीक है जी, हमने क्या कवर करा? हमने रेजिडेंशियल स्टेटस करा जिसमें हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े। रेजिडेंट हमने पढ़ा सेक्शन 6 सब सेक्शन 3, नॉन रेजिडेंट हमने पढ़ा सेक्शन 2 सब सेक्शन 30। तो मतलब कि इनकम में कौन कौन सी इनकम लेनी है रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम लेनी है हमें जिस पे टैक्स लगेगा। देन कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करनी क्यों ज़रूरी है, कुछ हमने उसकी इम्प्लीकेशन देखी, बेनिफिट्स देखी, इंपॉर्टेंस देखी, ठीक है। यही सेम पॉइंट्स हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी।